हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज मैं सीटेट ईबीएस की पूरी ईबीएस एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो 100% 30 में से 30 क्वेश्चन इसी वीडियो से ही बन जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने पूरी ईबीएस एक ही वीडियो में ली है, तो अच्छे से देख लें, जिससे आपके 30 में से 30 नंबर 100% इसी वीडियो से ही बन जाएंगे। तो आइए एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। बोरा असम में खाया जाने वाला चावल का एक प्रकार का भोजन है। मतलब बोरा क्या, असम में खाया जाने वाला चावल का एक प्रकार का क्या भोजन है। तो बोरा पूछा जाता है, बोरा बोरा एक प्रकार का भोजन है, वो किस राज्य में से संबंधित है, तो क्या असम से है। असम के दो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, बिहू और बिछुआ। पेपर में पूछा बिहू और बिछुआ किस राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं, तो क्या असम के प्रमुख त्यौहार हैं बिहू और बिछुआ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कश्मीर कश्मीर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर में मछली के तेल में तलकर जो मछली बनाई जाती है, वो क्या कश्मीर में मछली बनाई जाती है, वो किस तेल से बनाई जाती है, तो सरसों के तेल से, सरसों के तेल में तलकर पकाई जाती है। तो जो मछली बनाई जाती है कश्मीर में सरसों के तेल में तलकर पकाई जाती है। तो पेपर में पूछ रहा है कि सरसों के तेल से मछली कहाँ बनाई जाती है, तो कश्मीर राज्य में सरसों के तेल से मछली पकाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गोवा। गोवा क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछता है क्वेश्चन कि गोवा में मछली को किसके तेल से पकाकर खाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि नारियल के तेल में पकाकर मछली को किस राज्य में खाया जाता है, तो गोवा राज्य में खाया जाता है। तो गोवा राज्य में मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है, क्योंकि गोवा राज्य में क्या नारियल पेड़ बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या नारियल के तेल में पककर मछली को खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गुजरात। गुजरात के प्रमुख भोजन है क्या है, ढोकला है, चटनी वाले चावल हैं, और क्या है, मिठाई। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुजरात के प्रमुख भोजन क्या है, ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई। ये किस राज्य के प्रमुख भोजन है, तो गुजरात के। वलसाड स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वलसाड स्टेशन किस राज्य में है और यहाँ पर बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है, तो किस राज्य में संबंधित है, तो क्या गुजरात राज्य से संबंधित है। तो वलसाड क्या स्टेशन है, वहाँ पर क्या बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। इस स्टेशन पर आप जाएंगे तो पूड़ी साग और बटाटा बड़ा आपको खाने को मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरल ऐसा राज्य है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में एग्जाम में आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो केरल में केले के फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। पेपर में पूछता है कि केले के फूलों की सब्ज़ी किस राज्य में बनाई जाती है, तो क्या बनाई जाती है, केरल में। केरल क्या एक साउथ का राज्य है, तो यहाँ पर क्या केले के फूल से क्या सब्ज़ी बनाई जाती है। कचनार के फूल से उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है और सहजन के फूल से सब्ज़ी बनाई जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, केरल से संबंधित है। केरल में नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं और यहाँ पर चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है। क्योंकि साउथ वाला राज्य है, तो सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो केरल में मिलते हैं और यहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है। केरल में अधिकतर क्या लोग चावल ही खाते हैं, क्योंकि यहाँ गेहूँ कम होता है, इसलिए केरल राज्य में चावल की खेती और नारियल के पेड़ बहुत देखने को मिलते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केरल से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं केरल से संबंधित सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये कॉपी बना लीजिए और जितनी भी मैं ईवीएस लिखाऊंगा सारी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आपके 30 में से 30 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, किससे बाहर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पकवान के रूप में क्या क्या होता है। इडली, डोसा और चावल। इडली, डोसा और चावल किस राज्य में खाए जाते हैं, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये तीनों क्या साउथ के राज्य हैं, तो तीनों राज्यों में क्या इडली और डोसा और चावल खाए जाते हैं। क्योंकि इडली, डोसा, चावल क्या साउथ का ही एक डिश है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आपको खाने को मिलते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पकवान से हमने सारे पूरा वीडियो क्या पकवान से ही लिया है कि किस राज्य में कौन सा प्रमुख डिश होती है या कौन सा
खाने का एक पकवान होता है। तो उससे संबंधित मैं सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया टैपियोका केरल में उगाया जाता है। टैपियोका क्या केरल में उगाया जाता है। यह एक प्रकार की क्या जड़ है। तो पेपर में पूछा जाता है टैपियोका किस राज्य में उगाया जाता है और एक प्रकार की ये क्या है जड़ है। तो टैपियोका क्या केरल राज्य से संबंधित है और ये क्या ज़मीन के नीचे उगाया जाता है जो एक प्रकार की क्या है जड़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो हमने सारे क्वेश्चन इसके अंदर ले लिए हैं और आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपके 100% इससे क्वेश्चन आपके मिले ही कि मिलेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हांगकांग। हांगकांग में सांप के मांस को खाया जाता है। हांगकांग में क्या होता है सांप के मांस को खाया जाता है। तो सांप के मांस को खाया जाता है तो खास सांप के मांस से एक व्यंजन बनाया जाता है, मतलब जो डिश बनती है उसको क्या कहा जाता है लिंग हू फैन। लिंग हू फैन एक प्रकार का क्या सांप के बने हुए भोजन का एक पकवान होता है जिसको लिंग हू फैन कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सांप के मांस जो खाया जाता है जिसे लिंग हू फैन कहते हैं तो किस राज्य का एक पकवान है हांगकांग। हांगकांग के लोग क्या है सांप के मांस को खाते हैं तो जिसके एक जो डिश बनकर तैयार होती है सांप के मांस की उसको क्या कहते हैं लिंग हू फैन। लिंग हू फैन खाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान से संबंधित है। दाल बाटी और चूरमा। दाल बाटी और चूरमा राजस्थान में खाया जाता है। पेपर में पूछता है कि दाल बाटी और चूरमा किस राज्य का एक पकवान है। तो क्या है दाल बाटी और चूरमा क्या राजस्थान में खाया जाता है। दाल बाटी और चूरमा में सबसे अधिक घी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दाल बाटी अधिकतर घी में ही डुबोकर खाई जाती है। तो दाल बाटी और चूरमा राजस्थान का खाए जाने वाला एक पकवान है जिसमें घी की मात्रा का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दाल बाटी और चूरमा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी भोपाल है। मध्य प्रदेश के इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश को क्या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक पकवान है दाल बाफला। दाल बाफला क्या मध्य प्रदेश में खाया जाने वाला एक पकवान है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दाल बाफला है खाने वाला एक पकवान है जो किस राज्य से संबंधित है। तो क्या मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित के पीछे चलती है, मतलब जो चींटियाँ चलती हैं तो क्या है एक दूसरे के सूंघ कर एक लाइन बनाकर चलती हैं। आपने देखा हो जब भी चींटियाँ चलती तो हमेशा लाइन बनाकर ही चलती हैं क्योंकि वो एक दूसरे को सूंघ कर चलती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सभी जो चींटियाँ होती हैं सभी चींटियों का काम क्या होता है बटा होता है। तो जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है अंडे देती है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चींटियों से जो भी संबंधित क्वेश्चन है वो मैं सारे आपको अच्छे से बताऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं चींटियों का क्या है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटी होती है वो क्या बिल का ध्यान रखती है। और मजदूर जो चींटियाँ होती हैं वो बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं, मतलब जो बिल के पास रहती हैं वो क्या होती सिपाही चींटियाँ होती हैं। और जो मजदूर चिड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो जो भोजन ढूंढ कर लाती हैं वो क्या होती हैं मजदूर चिड़ियाँ होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चींटियों से संबंधी एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं चींटियों से क्या है। अब देख लेते हैं मधुमक्खी। चींटियों से यही क्वेश्चन थे कि कौन सी सिपाही मक्खी होती है, कौन सी मजदूर चींटी होती है और कौन से अंडे देती है। तो ये संबंधी मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब मधुमक्खी से देख लेते हैं। चींटी के वो लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। जहाँ लीची के फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। ये फरवरी माह में खिलते हैं, मतलब लीची के जो फूल होते हैं वो क्या फरवरी माह में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी अंडे देने का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी अंडे किस समय देती है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय क्या होता है मधुमक्खी अंडे देने का होता है।
और मधुमक्खी पालने का उचित समय कौन सा होता है? मधुमक्खी पालन का तो क्या होता है, यही समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय क्या होता है मधुमक्खी पालन के लिए उचित होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस समय मधुमक्खी पालन का समय होता है उचित होता है, और अंडे देने का समय कौन सा होता है। तो ये संबंधी मधुमक्खी से संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इन क्वेश्चनों को अच्छे क्या रट लीजिए, कापी बनाकर नोट कर लीजिए। तो अक्टूबर माह में मधुमक्खी अंडे देती है, और मधुमक्खी पालन का जो उचित समय होता है वो भी क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का ही समय होता है। इसका मतलब जो सर्दियां हल्की पड़ती हैं तो क्या होता, मधुमक्खी उड़ नहीं पाती, इसलिए क्या वो समय पालने या पालन वाला समय उचित होता है। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं, जहाँ भी मधुमक्खी जाती हैं बहुत सारी इकट्ठा ही जाती हैं, इसीलिए क्या एक समूह में कार्य करती हैं। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मतलब हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या सिर्फ अंडे ही देती है और कोई कार्य नहीं होता, क्या सिर्फ अंडे देने का उनका कार्य होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं, कुछ क्या मादा होती हैं, कुछ क्या होती हैं नर मक्खियाँ होती हैं। वे दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों से रस ढूंढ कर लाती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, उनका काम क्या होता है कि शहद के लिए फूलों से रस ढूंढ कर लाती हैं। ये क्या है, नर मक्खियों का काम होता है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करने लगती हैं। मतलब एक तरह का नाच करने लगती हैं, तो उससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है या कहाँ पर है। तो वो क्या हो देखती रहती है, तुरंत क्या उसी जहाँ पर रस मिल जाता है वहीं पर क्या आ जाती है, क्योंकि वो इस तरह का नाच करने लगती है। तो दूसरी मधुमक्खी इसको क्या जान लेती है कि हाँ यहाँ पर क्या है, रस मिल गया है। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोटेशन में, एक एक करके दो दो करके ऑब्जेक्ट में दे देता है, फिर पूछता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं सारे कीट पर जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मधुमक्खी से ही संबंधित है। काम करने वाली मक्खियाँ रस से शहद बनाती हैं। जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वो रस से क्या शहद बनाती हैं। अगर छत्ते में शहद नहीं होगा तो सारी मधुमक्खियाँ क्या भूखी रह जाती हैं। इसलिए जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वो रस को क्या शहद बना देती हैं। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं करती हैं। जो नर मक्खियाँ होती हैं वो छत्ते के लिए ज़्यादा कुछ कार्य नहीं करती हैं, सिर्फ क्या करती हैं इधर उधर से क्या शहद ढूंढ कर लाती हैं। तो ये सब मधुमक्खियों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते तो अच्छे से क्या एक एक करके नोट कर लीजिए। मैंने जानवर से क्वेश्चन बताए आपको, मधुमक्खियों से बताए, पक्षियों से संबंधी करा चुका हूँ क्वेश्चन, सारे टॉपिक कराऊंगा। जब तक एग्ज़ाम होगा अच्छे से आपको रटा दूंगा। तो एक एक करके क्वेश्चन को टॉपिक को नोट करते रहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दीमक। दीमक और ततैया भी मधुमक्खियों की तरह एक कॉलोनी में रहती हैं। मतलब दीमक जो भी होती है, दीमक होंगी, एक दीमक कभी नहीं, में जहाँ भी दीमक होती बहुत सारी इकट्ठा होती हैं। इसी प्रकार ततैया भी होती है, वो भी क्या होती है मधुमक्खी की तरह ततैया होती है। वो भी क्या होती है दीमक की तरह इकट्ठा ही रहती हैं। दीमक जिस लकड़ी में लग जाती है वो लकड़ी क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, क्या तुरंत मिट्टी बना देती है। तो दीमक और ततैया क्या होती हैं, मधुमक्खी की तरह ही क्या कार्य करती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दीमक ततैया किसकी तरह कार्य करती हैं। एक कॉलोनी में रहती, कॉलोनी मतलब समूह, कॉलोनी को समूह कहते हैं। कॉलोनी में रहती हैं या समूह में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मच्छर से संबंधित है। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो मच्छर क्या हो तुरंत एकदम आ जाता है। वो क्या होता है कि शरीर में जो गर्मी होती है हमारे, या पसीने की बदबू आती है, पैरों के तलवों से आती है या शरीर की क्या आती है, गर्मी से आती है। जो बदबू आती है उसी से मच्छर तुरंत ढूंढ लेता है कि व्यक्ति कहाँ पर लेटा है। तो अपने लोगों को लगता है कि मच्छर एकदम कान के पास आ जाता है, बहुत दिक्कत करता है। तो क्या होता है हमारे शरीर की गर्मी से और हमारे पैरों के तलवों की गंध से क्या मच्छर हमको ढूंढ लेता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मच्छर किसके द्वारा मनुष्य को ढूंढ लेता है। तो क्या पैरों की गंध से और शरीर की गर्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया केंचुआ। केंचुआ ज़मीन में छेद बनाकर रहता है। केंचुआ है ज़मीन में छेद बनाकर रहता है और क्या करता है,
अपने मल के द्वारा मिट्टी खाता है और मल के द्वारा मिट्टी निकालता है, जिससे क्या ज़मीन क्या पोली और मुलायम हो जाती, खोखली और मुलायम हो जाती है। ये क्या किसानों के लिए बहुत उपजाऊ हो जाती है। जो मुलायम और खोखली ज़मीन हो जाती है वो केंचुआ की वजह से होती है, जिससे किसान को बहुत ज़मीन जो होती है बहुत उपजाऊ होती है और किसानों को बहुत फ़ायदा भी मिलता है। इसीलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। जिस ज़मीन पर केंचुआ नहीं होंगे तो वह ज़मीन क्या ठोस हो जाती है, वो खेती के लिए बेकार हो जाती है। इसीलिए केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वह ज़मीन को खोखली और पोली करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल के साथ बने रहें, जिससे मैं आपकी सीटेट की ईपीएस पूरी अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा और मैथ भी मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मच्छरों से फैलने वाले रोग। मच्छरों से कौन कौन सा रोग फैलता है? डेंगू फैलता है, मलेरिया और चिकनगुनिया। फोड़वा कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तनों में छेद करके उनमें छिपे हुए कीड़ों को खाती है। कठफोड़वा एक चिड़िया होती है जो क्या होती है, तनों में छेद कर कर उनमें छिपे हुए कीड़े होते हैं उनको खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है और पेड़ के तनों में जो छेद बनाकर छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको क्या खाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। बहुत सारे पत्ते क्या होते हैं, सीकर मतलब एक दूसरे के पत्ते को फंसा लेती है और उसी से क्या बना लेती, पत्तल ऐसी बना के क्या अपना घोंसला बना लेती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन सी चिड़िया है नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, तो कौन सी चिड़िया? दार्जिलिंग चिड़िया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये वाला क्वेश्चन, मैना ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो कौन सा ऐसा पक्षी है? मैना। मैना ऐसा पक्षी है जो क्या झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या एनसीएफ से बताया था, इसके पहले हमने क्या जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए थे वो क्या आप एक ईवीएस की एक कॉपी बना लीजिए, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सारे टॉपिक मैं एक एक करके आपको नोट करा दूंगा, जिससे आपका एक 30 में से 30 क्वेश्चन ईवीएस के पक्के हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाफ्ता कैक्टस एक ऐसा पक्षी है जो कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। फाफ्ता कैक्टस एक ऐसा पक्षी है जो कांटों के बीच में, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उन्हीं में अपना घोंसला बनाती है, या मेहंदी के पेड़ होते हैं उनकी जो टहनी होती है उसी में अपना घोंसला बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी जो कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, तो कौन सा पक्षी है? फाख्ता कैक्टस। फाख्ता कैक्टस एक ऐसा पक्षी है जो मेहंदी की मेड़ में या कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। सिर्फ एक ऐसा ही एक मात्र पक्षी है उल्लू जो क्या है अपनी गर्दन एकदम पीछे तक घुमा सकता है, मतलब तुरंत पीछे देख सकता है। और क्या यह क्या रात्रिचर पक्षी है। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और यह क्या है, एक प्रकार का रात्रिचर है। केवल आपको उल्लू रात में ही देखने को मिलेगा, दिन में नहीं देखने मिलता, इसलिए क्या एक रात्रिचर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उल्लू से संबंधित। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। जिस प्रकार मनुष्य की आंखें सीधी होती हैं उसी प्रकार उल्लू की भी आंखें क्या होती हैं? सीधी होती हैं। उल्लू सुनसान जगह में या सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू बिल्कुल शांत जगह में बनाता है जहाँ पर क्या होते हैं, मतलब जो शहर के अंदर मतलब जो गांव के अंदर पेड़ होते हैं उसके अंदर अपना घोंसला नहीं बनाता है। गांव से बाहर जो पेड़ होते हैं और सूखे पेड़ होते हैं उन्हीं में ही अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल सुनसान जगह में। ये आ गया बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया सीटेट का, ये मोस्ट क्वेश्चन है। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है? तो ऐसा पक्षी है उल्लू। ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अच्छे से कॉपी बना लीजिए, सारे क्वेश्चन को रट लीजिए, फिर इससे बाहर कोई भी ईवीएस का क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो इनको अच्छे से रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कलचिड़ी। कलचिड़ी इंडियन रोबिन, जिसको कलचिड़ी को क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन भी बोला जाता है। पक्षी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कलचिड़ी या इंडियन रोबिन एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ पत्थरों के बीच में ही अपना घोंसला बनाती है। जहाँ पत्थर होते हैं बहुत सारे, वहीं अपना घोंसला बनाती है। इसका मतलब जहाँ पत्थर या पहाड़ी एरिया होते हैं वहीं ये कलचिड़ी या इंडियन रोबिन पक्षी पाया जाता है। घोंसले के अंदर या घोंसले के ऊपर पौधों की हल्की टहनी मिलती हैं, ऊन मिलते हैं, बाल मिलते हैं, जड़ें मिलती हैं और क्या रुई मिलती है। तो घोंसले के अंदर या घोंसले के बाहर हल्की टहनी मतलब छोटी छोटी टहनियाँ मिलती हैं, जड़ें मिलती हैं, ऊन, बाल और रुई आदि क्या घोंसले के अंदर मिलती है। जैसा मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया उसी प्रकार बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कबूतर की चोंच क्या होती है, गुलाबी होती है। इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह किस प्रकार की आवाज़ निकालता है, गुटरगू के पर पूछा जाता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो गुटरगू की आवाज़ निकालता है। इसके पंख स्लेटी होते हैं और चोंच क्या गुलाबी होती, तो ऐसा पक्षी कौन सा है, कबूतर। कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जो गुटरगू 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 की आवाज़ निकालता है। आपने गांव जाते होंगे तो आपने देखा होगा कभी कभी आवाज़ धीरे से हल्की सी आती रहती है, गुटरगू की आवाज़, तो वो क्या कौन सा पक्षी होता है, कबूतर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चील। चील चूहे को खाती है। चील क्या है, चूहे को खाती है। उसकी पूँछ लंबी होती है और खांचे वाली होती है। चील भी सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो चील क्या चूहे को खाती है। चील की पूँछ जो होती है बहुत लंबी होती है और जो पूँछ होती है वो क्या होती है, खांचेदार होती है। चील सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। तो चील भी ऐसा पक्षी है जो क्या पेड़ के सबसे ऊपर ही अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चील, गिद्ध और बाज। चील, गिद्ध और बाज, चील, गिद्ध, बाज एक ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। मतलब चील, गिद्ध और बाज एक ऐसे पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। मतलब जितना मनुष्य देख पाता है उससे 4 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, इनकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, तो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है, सबसे चौड़ा होता है, लगभग 4 से 5 फीट का होता है और साल दर साल अपने घोंसले को इस्तेमाल करती रहती है। मतलब ये नहीं एक बार घोंसला बना लिया तो काफ़ी दिनों तक मतलब काफ़ी सालों तक अपने घोंसले का इस्तेमाल करती रहती है। तो ये क्या बहुत एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है, सबसे चौड़ा होता है और 4 से 5 फीट का होता है और साल दर साल अपने घोंसले का क्या चील इस्तेमाल करती रहती है। तो इनका घोंसला क्या काफ़ी दिनों के लिए बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, रात में जागने वाले हर जानवर, जो भी जानवर होते हैं रात में जागने वाले जानवर होते हैं, वो हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। जो रात में जानवर जागते हैं उनको सिर्फ क्या कोई भी वस्तु होती है या कोई भी चीज़ होती है उनको क्या सिर्फ काली और सफ़ेद ही देखने को मिलती है, मतलब देख ही पाते हैं। सिर्फ उनके क्या किसी भी कलर की कोई वस्तु हो सिर्फ काली और उनको सफ़ेद ही नज़र आती है। तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो किसी भी वस्तु को काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण होता है कि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की आँखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसीलिए पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। मनुष्य की आँखें क्या होती हैं, इधर उधर घूम सकती हैं, इसलिए क्या अपनी गर्दन ना हिलाते हुए भी मनुष्य इधर उधर देख सकते हैं। बट पक्षियों की गर्दन क्या होती है, पक्षियों की आँखें क्या होती हैं, जो उनकी पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए सिर्फ क्या फिर वो अपनी क्या गर्दन ही हिलाते हैं इधर उधर देखने के लिए। तो उनकी गर्दन क्या होती है, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन
बहुत बार प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है कि बगुला भैंस पर बैठता है, उनमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है, इसीलिए बगुला भैंस पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तोता एक ऐसा पक्षी है जो आवाज़ की नकल कर लेता है। मतलब तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो आवाज़ की नकल करता है, इसीलिए क्या है, अधिकतर लोग क्या तोते को पालते हैं। आप जैसा बोलेंगे वैसे ही तोते भी आवाज़ निकालेगा, इसीलिए तोते को पालतू पक्षी की तरह पाला गया है। जैसा आप सिखा देंगे वही सीख लेता है। तो क्या तोता एक ऐसा पक्षी है जो अपनी आवाज़ को, जो मनुष्यों की आवाज़ या किसी प्रकार की आवाज़ को नकल कर लेता है। जिस प्रकार आप सिखा देंगे उसी प्रकार क्या बोलने लगेगा। इसी प्रकार आपने अधिकतर लोगों के घरों में क्या तोते को पालतू देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कौवा। कौवा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कौवे से, कौवे के घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो कौवे की जो घोंसला होता है उसमें लोहे के तार मिलते हैं और लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं, मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ मिलती हैं। वो क्या होती हैं, कौवे के घोंसले में मिलती हैं। कौवे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है, कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो कौन सा पक्षी है, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है। गौरैया ऐसा पक्षी है जो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अधिकतर घोंसला बनता है इनका क्या, गौरैया का, अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे। पेपर में पूछा जाता है अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाती है। तो गौरैया। गौरैया छोटी सी एक पक्षी होता है, छोटा सा, अधिकतर गाँव में देखने को मिलता है। तो वो क्या अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला बना लेती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बसंत गौरी। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उनमें अंडे देती है। तो पेड़ का तना होता है, उसी में क्या छोटा छोटा काट के अपना क्या होल ऐसा बना लेती है, उसी के भीतर क्या छेद बना लेती है और उसी के अंदर अपना क्या अंडे देती है। तो बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। अधिकतर बसंत गौरी पक्षी होता है जो क्या टुक टुक की आवाज़ देखने को मिलती है। तो वह कौन सी होती है, पक्षी बसंत गौरी होती है। और पेड़ के तने में, मतलब पेड़ का तना होता है, उसी में क्या गहरा छेद बना लेती है और क्या उन्हीं में ही क्या अंडे देती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे पक्षियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको देखने को ना मिले। सारे क्वेश्चन हमने इसी में वीडियो में लिए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शखरकोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा पक्षी है जो झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शखरकोरा। घोंसले में बाल, महीन जड़ें, सूखे पत्ते आदि देखने को मिलते हैं। और जो घोंसला बनाती है महीन जड़ों से बनाती, सूखे पत्तों से, और क्या घोंसला बालों से बना होता है। तो झाड़ी की डाली में लटकता हुआ घोंसला कौन बनाती है, शखरकोरा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था जो अच्छे से आप ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जैसा मैंने क्वेश्चन लिखा डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, तो अच्छे से कॉपी को नोट कर लीजिए आप। यह बहुत ही कम आराम करता है और दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। और क्या है, यह बहुत कम आराम करता है। यह दिन में 2 से 4 घंटे ही ओनली सोता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोनों से कि एक दिन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक दिन में हाथी कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो कम से कम कितना, 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और ये बहुत कम आराम करता है और यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हाथी से संबंधित है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इसीलिए आपने देखा तालाब में क्या सूंड से अपने पानी को अपने ऊपर डाल लेता है, जिससे बहुत कीचड़ में खेलता है। तो इससे ये क्या उसको शरीर को ठंडक मिलती है, इसीलिए वो बहुत खेलता है। हाथी के कान पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है। जब उसको गर्मी लगती है तो अपने क्या कान हिला देता है, और कान इतने बड़े बड़े होते हैं जिससे उसको कान जब हिलाता है तो क्या उसके कान से हवा निकलती है, मतलब हवा के द्वारा पंखे ऐसे कर लेता है। इससे क्या उसको ठंडक मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, सारे मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। मतलब 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन होता है 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है, मतलब ग्रुप होता है, उसमें क्या होते हैं, केवल हथनियाँ होती हैं और उनके साथ क्या बच्चे होते हैं। हाथी उनके साथ नहीं होता। झुंड में सिर्फ क्या हथनियाँ होती हैं और क्या होते हैं, बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। मतलब जो पूरा ग्रुप होता है उसमें 10 से 12 ही रहते हैं। उनमें ग्रुप में क्या होता है, हथनियाँ होती हैं और क्या उनके बच्चे होते हैं। और पूरा ग्रुप होता है वो 10 से 12 हथनियाँ और बच्चों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हाथी से ही संबंधित है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे और हथनियाँ होती हैं। मतलब बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है, और पूरे झुंड में क्या 14 से 15 साल के बच्चे और हथनियाँ रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और फिर झुंड छोड़ कर देते हैं और अकेले रहते हैं। मतलब जो हाथी हथनियाँ होती हैं, जो बच्चे क्या 14 से 15 साल ही तक मतलब क्या झुंड में रहते हैं। इसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं और क्या अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये हाथी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सलाथ जानवर। सलाथ से बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सलाथ सबसे आलसी जानवर है। सलाथ क्या है, एक सबसे आलसी जानवर है। सलाथ भालू नहीं है, क्या भालू जैसा दिखाई देने वाला जानवर है। सलाथ क्या है, भालू जैसा दिखाई देने वाला जानवर है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। मतलब ये जब भी हमेशा पेड़ों पर रहता है और सोता जब है तो क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया कि कितने घंटे सोता है, तो कितने घंटे सोता है, 17 घंटे। सलाद से इम्पोर्टेंट और पॉइंट देख लेते हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ पत्ते खाकर जीवित रहता है। जब वह पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तब वह दूसरे पेड़ पर जाता है। मतलब पेड़ पर अगर एक भी पत्ता रह गया, जब तक वो खा नहीं लेगा तब तक दूसरे पेड़ पर नहीं जाता, क्योंकि इतना आलसी है। जब तक उसे पेड़ पर पत्ते मिलते रहेंगे तब तक वो उसी पेड़ पर रहेगा और पत्ते खाता रहेगा। जब पेड़ के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब वह दूसरे पेड़ पर जाता है। इतना आलसी जानवर, दुनिया का सबसे आलसी जानवर यही है। मतलब इतना आलसी जानवर है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब सलाद अपनी पूरी ज़िंदगी में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। इसका मतलब आप बहुत आलसी जानवर है। मतलब जब तक पेड़ ख़त्म नहीं हो जाता तब तक क्या एक ही पेड़ पर रहता है। एक डाली ख़त्म कर ली, दूसरी डाली ख़त्म कर ली, मतलब पेड़। सलाद की उम्र कितनी होती है, 40 वर्ष। मतलब 8 पेड़ों पर घूम पाता है और 40 वर्ष क्या इसकी उम्र होती है। इसका मतलब 5 साल में एक पेड़ पर ही रहता है। इतना आलसी जानवर, दुनिया का सबसे आलसी जानवर क्या यही है। तो क्या है, मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाता है और सलाद की उम्र कितनी है, लगभग 40 वर्ष होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अच्छे से पढ़ लो इनको। एग्ज़ाम में डिट्टो ऐसे ही पूछे जाएंगे और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जानवर से 100% आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइगर। टाइगर अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। टाइगर की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। मतलब टाइगर की मूछें होती है कि हवा को भांप लेती हैं कि किधर से हवा आ रही है किधर नहीं, तो क्या भांप लेता है। और टाइगर जब गुर्राता है तो कम से कम 3 किलोमीटर तक उसके गुर्राने की आवाज़ सुनी जा सकती है। और मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब 6 गुना बेहतर देख सकता है। बहुत जितने भी जानवर होते हैं वह वस्तु को केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो जानवर होते हैं वो वस्तु को
किस कलर में देख पाते हैं? काली और सफ़ेद ही उनको दिखाई पड़ती है। वस्तु चाहे लाल हो तब भी उसको काली और सफ़ेद ही दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सांप। सांप की कोई बाहरी कान नहीं होते, वह शरीर पर हुई कंपन को महसूस कर लेते हैं। मतलब सांप के कोई बाहरी कान होते नहीं हैं, लेकिन जो कंपन होती है उसी से भांप लेता है कि कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये सब क्या है, कंपन के द्वारा भांप लेता है। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा क्या है, निगल जाता है। पूरा क्या निगल जाता है, मतलब पूरा क्या निगल लेता है, मतलब चबाकर नहीं खाता है, मतलब क्या निगल लेता है, निगलता ही है, बस निकलता ही पूरा, और चबाकर गला पेट में गल जाता है और क्या पूरा फिर निकाल देता है। तो क्या है, उसके दांत तो नुकीले होते हैं, बट क्या होता है, वो चबाकर नहीं खाता और क्या पूरे अपने शिकार को क्या निगल लेता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जानवर है गाय, काऊ। मतलब गाय से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्ते को काटने के लिए आगे के दांत और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। मतलब जो आगे दांत होते हैं वो गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, तो आगे के दांत होते हैं वो क्या घास को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत जो होते हैं चपटे, वो क्या होते हैं, घास को चबाने के लिए होते हैं। तो ये काऊ से संबंधी है, गाय हो काऊ हो। जो जानवर हमने एग्जाम इसमें लिए वीडियो में, सिर्फ सीटेट इसी जानवर के बारे में ही क्वेश्चन पूछता है। वैसे जानवर तो बहुत सारे होते हैं, बट एग्ज़ाम में क्या है, इन्हीं जानवरों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसके अलावा कोई जानवर नहीं। तो अच्छे से वीडियो को रिपीट कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपके 100% इसी से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। मतलब बिल्ली क्या होता है, बिल्ली के जो आगे दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, उनका काम क्या होता है, मांस को फाड़ना और काटने में काम आते हैं। बिल्ली चूहे को बहुत जल्दी पकड़ लेते, तुरंत क्या एकदम दबा के मार देती है। तो क्या, क्योंकि उसके दांत नुकीले होते हैं, तुरंत दबा के क्या होती है, एकदम मार देती है। तो क्या होते हैं, बिल्ली के जो आगे के दांत होते हैं नुकीले, वो मांस को फाड़ने में और उसको काटने में काम में आते हैं। नेक्स्ट दिया गया गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के एग्जाम में पूछा जाता कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो गिलहरी ऐसा जानवर है जिसके दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। गिरते नहीं, क्या लिखा हुआ, सॉरी, घिसते आपको करना होगा यहाँ पे। दांत क्या होता है, घिसते रहते हैं, क्योंकि हमेशा क्या, वो कुतरती रहती है। गिलहरी होती है हमेशा क्या, गेहूँ हो, चावल, लकड़ी हो, कुछ भी हो, हमेशा कुतरती रहती है, इसीलिए इसके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। जब घिस जाते हैं कुछ दिन बाद फिर बढ़ जाते हैं, फिर घिस जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, इसीलिए दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और कुतरने के कारण क्या घिसते रहते हैं। पर अगर घिसे नहीं तो इसका मतलब उसके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे, इसीलिए क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर बढ़ जाते हैं, घिस जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बाघ। बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो उसके शिकार करने और रास्ता खोजने में मदद करती हैं। उसकी जो मूँछें होती हैं वो क्या होती है, शिकार करने तथा रास्ता को खोजने में क्या मदद करती हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। मतलब एक बाघ होता है वो दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जानवर है या कोई ना कोई बाघ है, तो तुरंत सूंघ के पहचान लेता है कि यहाँ से कोई गया है या कौन सा बाघ गया है, किधर गया, किधर से आया, किधर से गया है। तो एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बाघ है। नेक्स्ट दिया गया रैकून। रैकून क्या होता है, एक बिल्ली की तरह दिखाई देने वाला जानवर होता है। रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यह बिल्ली के समान दिखाई देने वाला क्या एक जानवर है, जिसको क्या कहते हैं, रैकून कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यह स्तनधारी और मांसाहारी जानवर है। मतलब ये बच्चे देता है और क्या है, मांस को खाता है। मतलब मांसाहारी है, इसलिए क्या है, मांस को खाता है। तो क्या स्तनधारी है और मांस को खाता है और बिल्ली की तरह दिखाई देने वाला जानवर है। और ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैकून से, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, रैकून के बारे में पूछा जाता है। तो रैकून उत्तरी अमेरिका का। पोंगल। तो पोंगल क्या होता है, यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये इसकी क्या खास बात होती है। तो क्या पूछा, ये जो त्यौहार है पोंगल, ये क्या तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और यह 4 दिनों तक चलता है।
तो ये क्या 4 दिनों तक चलता है। और तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो ये मैं सारे कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। इसीलिए शिद्दत से आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, जिससे आपका एक नंबर पक्का हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेराव नृत्य, बहुत बार एग्जाम ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देखेंगे तो शायद ही कोई शिफ्ट हो जिसमें ये चेराव नृत्य ना पूछा गया हो। तो यह मुख्य रूप से मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। यह फसल के कटने पर तथा बांस के छोटे छोटे मकान खेत पर बनाते हैं। मतलब यह क्या मिजोरम राज्य में मनाया जाता है और ये फसल के कटने पर इस त्यौहार को मनाते हैं। ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग ज़मीन पर पीटते हैं। ये त्यौहार मनाने की खास बात होती है कि बांस की डंडी ले लेते हैं, फिर क्या होता है दो दो तीन तीन लोग करके क्या ज़मीन पर पीटते हैं उसको। तो ये उनका खास मनाने का एक लोक नृत्य है चेराओ। अपने लोग खुश फसल के कटने पर मनाते हैं। अपने यहाँ फसल के कटने पर क्या होली मनाई जाती है, जैसे गेहूं के कटने के बाद होली त्यौहार आता है, इसी प्रकार मिजोरम में फसल के कटने पर चेराव नृत्य मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह चावल की फसल कटने पर असम राज्य में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है और चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। बिहू पर औरतें पाट और मूंगा मेखला की चादर बनाती हैं। मतलब बिहू पर क्या होती है, औरतें पाट और मूंगा मेखला की चादर बनाती हैं। तो ये इनके खास त्यौहार मनाने का एक खास तरीका होता है कि क्या होती है, मूंगा की चादरें बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैसाखी त्यौहार। सारे त्यौहार इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जो त्यौहार लिए वही एग्जाम में सीटेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी त्यौहार या नृत्य नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसाखी त्यौहार। पंजाब का यह मुख्य नृत्य है। पंजाब का यह मुख्य त्यौहार है। यह फसल कटने पर त्यौहार मनाया जाता है। मोस्टली जो त्यौहार होते हैं वो क्या फसल के कटने पर ही मनाए जाते हैं। नए बसंत की शुरुआत व हिंदुओं द्वारा नव वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये पंजाब का मुख्य त्यौहार है। यह फसल के कटने पर मनाया जाता है। नए बसंत की शुरुआत तथा हिंदुओं द्वारा नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब ये क्या मार्च के लास्ट में मनाया जाता है। 1 सितंबर से अपने यहाँ हिंदू वर्ष मनाया जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यह त्यौहार अगस्त से सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है अगस्त से सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। यह 10 दिन तक चलता है त्यौहार और फसल के रूप में मतलब फसल के कटने के रूप में मनाते हैं। इस त्यौहार पर बल्लम कली के रूप में जल में नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो बल्लम कली के रूप में जल में नौका दौड़ की प्रतियोगिता की जाती है। तो ये खास त्यौहार होता है बल्लम कली, मतलब पानी में नौका दौड़ की प्रतियोगिता की जाती है इस त्यौहार के मौके पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार क्या केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गरबा नृत्य। गरबा नृत्य ये क्या होता है? गुजरात का एक लोक नृत्य है। गरबा दांडिया ये क्या है? गुजरात के मुख्य नृत्य हैं और यह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गरबा है, दांडिया ये भी नोट कर लीजिए, गरबा वाला और दांडिया ये भी नोट कर लीजिए। गुजरात के ये क्या मुख्य नृत्य हैं और यह मोस्टली एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो दोनों नृत्य अच्छे से लेट के लिए कि गरबा और दांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। यह आठ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में 8 जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक माना जाता है। मतलब यह सबसे मुख्य नृत्य माना जाता है कुचिपुड़ी। तो 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से इसको एक माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। लोक नृत्य दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो ईवीएस आपकी 100% कंप्लीट करवा दें, जिससे आप 30 में से 30 100% क्वेश्चन ला पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडिया नृत्य। दांडिया कहाँ है?
डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। गुजरात का डांडिया नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। इसे नवरात्र के त्यौहार पर लोकप्रिय बनाया जाता है, मतलब नवरात्र के त्यौहार पर इसका इसको मनाया जाता है। तो क्या डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है? यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है डांडिया। नेक्स्ट देखते हैं पाइका नृत्य। ये वाला आपने बहुत कम नृत्य सुना होगा पाइका, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पाइका नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो पाइका नृत्य कहाँ का है? झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है। इसको क्या झारखंड में मनाया जाता है पाइका नृत्य को। तो अच्छे से नोट कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए। जो हमने सारी बीस पढ़ा रहा हूँ अच्छे से एक एक टॉपिक को नोट करते जाइए, जिससे आने वाले एग्जाम में आप 100% स्कोर कर पाएँ। तो लास्ट देख लेते हैं नृत्य क्या? छपेली नृत्य। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। छपेली नृत्य कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य। सरसों के तेल से पकी हुई मछली किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली बनाई जाती है तो कहाँ? गोवा राज्य में। तो गोवा राज्य में नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली पकाई जाती है। और सरसों के तेल से कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके लिए एकदम क्विक वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आप जल्दी जल्दी आप 2-3 बार देख लें तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से पक्के हो जाएंगे। ढोकला एक प्रकार का भोजन है जो प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में क्या ढोकला खाने का एक व्यंजन है। कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। और ढोकला क्या है? गुजरात राज्य का एक क्या है? भोजन है जो गुजरात में खाया जाता है। तो ढोकला वाला। तो गुजरात का एक क्वेश्चन और है, मतलब ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात ही है। सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है तो कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है तो कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। एस्किमो एक प्रकार की जनजाति है, इसे कहते हैं इग्लू। तो इग्लू किसे कहते हैं? एस्किमो एक प्रकार की जनजाति जिसे इग्लू कहा जाता है। तो सहजन वाला इग्लू वाला ये क्वेश्चन आज अच्छे से पढ़ लीजिए। केला के पत्ते से एक प्रकार की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो केरल राज्य में। केला के पत्तों से सब्जी बनाई जाती है केरल राज्य में। एड्स एक प्रकार का वायरस रोग है जिससे प्रभावित होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है एड्स से, जिसको व्यक्ति को हो जाता है तो उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र इसका प्रभावित होता है, इसका मतलब उसका बचना नामुमकिन है, उसकी मृत्यु होनी अवश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी जीव की होती हैं? तो हिरन की सबसे बड़ी आँखें होती हैं। जिन मकानों की दीवारें मोटी कच्ची मिट्टी की बनी होती है तथा जिनकी छतें कांटों से छाई रहती हैं, यह मकान किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में मतलब क्या? मोटी मोटी दीवारें होती, वो भी कच्ची होती हैं और उनकी छतों पर क्या? कांटे रखे रहते हैं। तो ये क्या? राजस्थान राज्य में इस प्रकार के मकान बनते हैं। बांस के 10 से 12 फीट ऊंची मकान बने होते हैं जिनकी छतें हैं, ये छपें नहीं है, ठीक है। छतें ढालू होती हैं। यह मकान किस राज्य में? असम में। क्योंकि असम में मोस्टली असम में क्या होता है? अधिकतर बाढ़ आती रहती है, इसीलिए क्या है? बांस के मकान बनाए जाते हैं। राजस्थान में कच्चे मकानों को गोबर से लीपा जाता है जिससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। तो गोबर में क्या होती है? मेथेन गैस होती है। मेथेन गैस होती है, बदबूदार होती है, इसलिए मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो क्या? यकृत है, जिसे क्या? लीवर कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं। और मेथेन में क्या? मेथेन गैस कहाँ पाई जाती है? गोबर में। बरगद के तनों से लटकी हुई जड़ें होती हैं, इन्हें अपस्थानिक जड़ कहते हैं क्योंकि यह पेड़ों को सीधा रखने में सहायता देने के लिए तने से निकलती हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, पार्कों में नहीं बच्चे झूला झूलते रहते हैं, वही क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। बहुत लंबी हो जाती हैं, जो ज़मीन में भी आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है? वो ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। गुड़, पालक, आंवला हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? आयरन। जिस व्यक्तियों में आयरन की कमी हो जाती है उन्हें क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया रोग को कम करने के लिए क्या? गुड़, पालक, आंवला हरी सब्जियां खाना चाहिए। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है? तो उसे क्या कहते हैं? उल्लू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे करता है?
तो कर दिए, या उसे क्या कहते हैं, मैना। तो मैना क्या है, ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे करता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो कोयल। कोयल अपनी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। तो कोयल वाला पक्षियों पक्षियों से संबंधी जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं या हमने कराए हैं वो सारे पढ़ लीजिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो पक्षियों से पूछे ही जाएंगे। लुई ब्रेल ने एक विधि का विकास किया जिसे कहते हैं ब्रेल लिपि। यह लिपि किसके लिए, अंधे लोगों के लिए होती है। और इसमें क्या होते हैं, 6 पॉइंट बिंदु बने होते हैं जिसके द्वारा अंधे लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उसको क्या, उसके ऊपर हाथ फेर कर पढ़ते हैं। तो ब्रेल लिपि किसने की, ब्रेल लुई के द्वारा। जिस जीव में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है उन्हें कहते हैं चूहा। चूहा कहीं भी आप किसी प्रकार की वस्तु रख दें खाने वाली, तो चूहा उसे अवश्य ढूंढ लेगा, मतलब ये। तो क्या, सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। लिंग हू फैन एक प्रकार का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। ये किस राज्य में है, तो हांगकांग में। हांगकांग में क्या होता है, सांप का एक पकवान बनाया है जिसे क्या कहते हैं, लिंग हू फैन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जिस राज्य में बच्चे ऊँट की गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं वह राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है, बच्चे ऊँट की गाड़ी में बैठकर जाते हैं। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में। खेजड़ी नाम का एक क्या राज्य जिला भी है राजस्थान में, वहीं क्या होती है, उस खेजड़ी के पेड़ भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में क्या होता है, खेजड़ी के पेड़ होता है। राजस्थान राज्य से मतलब सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिए राजस्थान के बारे में। बोचा गांव मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। यह किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। बिहार में बोचा गांव है, मुजफ्फरपुर जिले में। वहीं क्या, लीची के पेड़ बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। लीची भी वहीं से आती है, मतलब ये भारत में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है, बिहार में ही। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये किस माह में खिलते हैं, तो फरवरी माह में। फरवरी माह में लीची के फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में, बेलसाड़ गुजरात में और कोझिकोड केरल राज्य में प्रसिद्ध है, स्थित है। मतलब ये क्या है, सिटी है। ये सिटी के बारे में पूछा था। बेलसाड़ कहाँ है, गांधीधाम कहाँ है, कोझिकोड कहाँ है, तो ये क्या है, गांधीधाम अहमदाबाद में, बेलसाड़ गुजरात में, कोझिकोड क्या केरल में है। मलयालम में बड़ी माँ की बड़ी बहन को बलिम्मा और नानी को क्या कहते हैं, अम्मूमा कहते हैं। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलिम्मा और नानी को क्या कहते हैं, अम्मूमा। पहाड़ों के बीच में खाली जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। एक क्वेश्चन पूछा था साइलेंट ऑफ वैली कहाँ है, मतलब शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर घरों की दीवारों पर, आंगन में जानवर, इंसान, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, जीव जंतु आदि के चित्र बनाए जिसे मधुबनी चित्रकला कहती है। चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो बिहार में। तो बिहार में क्या है, मधुबनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें त्योहारों के मौक़ों पर के दीवार, पेड़ के, पक्षी, मछली, जीव जंतु के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। गुलदावरी जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। कपड़े जो रंगे जाते हैं तो वो रंग कहाँ से प्राप्त होते हैं, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से ही, मतलब कपड़े रंगने वाले कलर प्राप्त किए जाते हैं। तो सरसों के जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होता है, भुंजिया के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने गांव में देखा होगा, सरसों के छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उनके भुंजिया के रूप में, मतलब सब्जी मंडी में मिलते हैं। तो सरसों के जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो क्या, सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है। सरसों का जो बीज होता है उससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पत्तियों की सब्जी से, पत्तियाँ होती हैं उनकी क्या सब्जी बनाई जाती है, और सरसों का जो बीज होता है उससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पौधा है कौन सा, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते क्या है। नेक्स्ट पौधा है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। मतलब ये एक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अमरबेल क्या है, किस प्रकार का पौधा है, मतलब तो कौन सा है, अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। यह जिस पेड़ पर पहुँच जाता है, मतलब जिस पेड़ पर पहुँच जाता है, इसका मतलब उस पेड़ को क्या नष्ट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है।
इसकी पतली पतली सी क्या होती है, जड़ें ऐसी होती हैं जिस पेड़ पर जाती हैं वो क्या फैलती रहती हैं और पेड़ को क्या जकड़ लेती हैं अपने, मतलब बढ़ने नहीं देती उसको। तो इसको क्या बोलते हैं, अमर बेलते। हमेशा क्या होती, जीवित रहती है, चाहे इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती, बस हवा की आवश्यकता होती है। जिस पेड़ पे डाल दो, अगर एक पेड़ पर टहनी डाल दी तो पूरी पेड़ पर फैल जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेगिस्तानी ओक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगिस्तानी ओक, मतलब रेगिस्तानी एक पौधा होता है ओक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या रेगिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक वृक्ष पाया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की सामान्य ऊंचाई 4 से 5 मीटर की होती है। मतलब राजस्थानी ओक जो वृक्ष होता है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें क्या पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, जो भी होती है वो क्या तना होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, ऊंचाई, मतलब पेड़ की ऊंचाई होती है वो 3 से 4 मीटर की ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगिस्तानी। आप प्रीवियस एग्जाम पेपर देखेंगे, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें रेगिस्तानी ओक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सारे पॉइंट अच्छे से रख लीजिए। तो ये मेन पॉइंट क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, 4 से 5 मीटर की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी जड़ें ज़मीन में पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा 3 गुना अधिक 3 गुना अधिक क्या गहराई तक जाती हैं। मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जितनी पेड़ की ऊंचाई होती है उससे 30 गुना अधिक ज़मीन की गहराई में अंदर चली जाती हैं। और इतनी गहराई तक चली जाती हैं जहाँ जब तक कि उसमें क्या पानी नहीं मिल जाता, जड़ों को पानी नहीं मिल जाता तब तक क्या गहराई तक चली जाती हैं। तो मोस्टली क्या हो, 30 गुना तक इसकी क्या होती है, जड़ें फैल जाती है नीचे, मतलब पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा। तो ये वाला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पेड़ की जो जड़ें होती है वो कितनी गहराई तक पहुंच जाती हैं। तो पेड़ की क्या होती हैं, पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा 30 गुना अधिक ज़मीन में पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह अपने तने में पानी को जमा कर लेती हैं। मतलब जिनका जो तना होता है इनमें क्या पानी को इकट्ठा कर लेती है। जो ज़मीन की जड़ें होती हैं वो क्या होती है, पानी को सोखती रहती हैं और तने में क्या पानी इकट्ठा कर लेती है, भरा रहता है तने में। इस इलाके में जब पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो मतलब जो अगर पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, अदर यूज के लिए, तो क्या होती है इसके तने को थोड़ा सा को निकाल कर तने में क्या थोड़ा सा पाइप डाल के और पानी को निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट पौधा है बहुत। रेगिस्तानी ओक है, क्या तने में क्या पानी भरा रहता है, ज़रूरत पड़ने पर इसके तने में छोटा सा पाइप डालकर पानी को निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, रेगिस्तानी ओक से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते बरगद। बरगद क्या है, बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है वह एक बरगद की क्या होती है, जड़ें होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी पार्क में या किसी सुनसान एरिए में कहीं पर भी आप जंगल में देखेंगे तो बरगद की क्या टहनियाँ लटकी होती हैं। तो वो एक तरीके क्या होती हैं, जड़ें होती हैं इस बरगद की। बच्चे अक्सर देखा होगा पार्क आर्क होता है, उसमें क्या बच्चे झूलते रहते हैं, झूला झूलते हैं लटक के। तो वो क्या होती है, बरगद की जड़ें होती हैं। ये जब बढ़ती रहती हैं तो ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। कुछ कहीं जंगल में एरिए में होती हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, तो क्या होती है ज़मीन के अंदर ये लटक के ज़मीन के अंदर चली जाती। ये क्या होती हैं, पेड़ को रोकने में सहायता देती हैं। किसी पानी आंधी तूफान आता है तो पेड़ क्या होता है, भारी हो जाता है, इससे क्या रोकने में सहायता देती हैं। चारों तरफ से पेड़ को क्या जकड़ लेती हैं, तो क्या हो जाती है, ये पेड़ को रोकने में सहायता देती हैं। ये क्या गिरने नहीं देती पेड़ को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेड़ के लटकन की जो होती है वो पेड़ की क्या पेड़ की बरगद की क्या जड़ें होती हैं और इसकी तने से क्या लटकन जो निकलती है उसे क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बढ़ते बढ़ते चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पौधा है नेपेंथिस। नेपेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में नेपेंथिस नामक क्या पौधा होता है जो क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की अगर बात होती है तो भारत में कहाँ पाया जाता है, नेपाल, मेघालय में पाया जाता है। और अगर देश की बात होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से रट लीजिए, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, रट लीजिए। यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों से आपको इम्पॉर्टेंट 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेफेंथिस क्या है? यह पौधा कीड़े मकोड़े, मतलब ये पौधा कीड़े मकोड़े एवं छोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है। मतलब क्या होता है, एक क्या देखने में थोड़ा सा गमला टाइप का, गमला क्या टाइप, मतलब थोड़ा सा गमले टाइप का ही होता है, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, और ये क्या है, बदबू गंध छोड़ता है। जैसे कीड़े मकोड़े गंध छोड़ता है तो कीड़े मकोड़े जान लेते हैं कि क्या होता है, कहीं से गंध आ रही, तो कीड़े मकोड़े क्या इसके पास चले जाते हैं और इसके ऊपर क्या बैठ जाते हैं। ढक्कन ऐसा लगा होता है, जैसे कीड़े पहुँचते हैं वह ढक्कन क्या बंद कर लेता है, तो क्या उसको क्या शिकार कर लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट पौधा है घटपर्णी। इसको क्या घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है, और क्या कीड़े मकोड़े और छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है, इसीलिए इसको घटपर्णी या कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है। तो मैं क्वेश्चन बहुत पूछा है कि पोचमपल्ली कहाँ है? तो पोचमपल्ली क्या तेलंगाना में स्थित है। जब आंध्र प्रदेश था तब आंध्र प्रदेश था, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य हो गया, इसलिए क्या अब ये पोचमपल्ली तेलंगाना में पहुँच गया। यहाँ के लोग अधिकतर बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली कलमकरी के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली में क्या अधिकतर के लोग क्या है, बुनकर हैं, और इस बुनाई को क्या पोचमपल्ली कलमकरी के नाम से जाना जाता है। ये चमकदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या यहाँ चमकदार साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ये चमकदार साड़ियों के ये मैं वीडियो पूरी लेकर ईवीएस की लेकर आया था। तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं इसी तरीके के वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी ईवीएस 100% पूरी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।